नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण दूसरा मॉडल पेपर, जिसमें पूर्व परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो दोस्तों, ये मॉडल पेपर है वो रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 5 अभ्यंतर प्रयत्नों का समूह है। दोस्तों, इससे पूरे मॉडल पेपर में अपन ने पढ़ा था कौन कौन से अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है उसमें एक भी अभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, सभी बाह्य प्रयत्न है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, विवर्त, ईषत विवर्त और संवर्त। तो दोस्तों, ये 5 अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं: स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, विवर्त, ईषत विवर्त और संवर्त। दोस्तों, इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन ने ये भी पढ़ा था, इसमें जो ईषत है इसका क्या अर्थ होता है। तो इस ईषत का अर्थ होता है दोस्तों थोड़ा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 18वें का बी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, ईषत स्पष्ट वर्ण कौन कौन से हैं। दोस्तों, अपन ने सब पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था स्पष्ट, वो तो के से लेकर मैं तक के वर्णों में होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था ईषत स्पष्ट, ये होता है अंतस्थ वर्णों में। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे, या ये, वे, रे, ले। तो अपना पहला आंसर क्या हो जाएगा? राइट दोस्तों। इसी प्रकार अगर अपन बात करें से है की, तो इसका होता है ईषत विवर्त। आगे चलते हैं दोस्तों। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन बन रहा है कि भट्टोजी दीक्षित की रचना कौन सी है। तो दोस्तों, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की रचना है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। ये अपने को याद रखना है। उसमें भट्टोजी दीक्षित ने ईषत विवर्त, जो अपन अभी पढ़ रहे थे पिछले क्वेश्चन में, ईषत विवर्त को अभ्यंतर प्रयत्न नहीं माना है। तो पीछे कितने बच गए? 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा 4। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न 4 माने गए। लेकिन दोस्तों, अपन इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं कि भट्टोजी दीक्षित ने कौन कौन से माने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पष्ट, जिसमें के से लेके मैं तक, ये तो सेम भट्टोजी दीक्षित ने भी सेम ही माना है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था ईषत स्पष्ट, जिसमें अपन ने पढ़ा था ये, वे, रे, ले। भट्टोजी दीक्षित ने भी ईषत स्पष्ट और उसमें ये, वे, रे, ले बताया था। इसके बाद उन्होंने बताया था विवर्त। अपन ने विवर्त में केवल और केवल स्वर पढ़े हैं, लेकिन भट्टोजी दीक्षित ने स्वरों के साथ ऊष्म वर्ण भी बताए हैं। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? से, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, से और है। इसके अलावा उन्होंने बताया था संवर्त, और संवर्त तो जो पाणिनि ने बताया था वही भट्टोजी दीक्षित ने बताया है। हर्ष ए का प्रयोग होता है, और वो कौन सी दशा में होता है? प्रयोग अवस्था में या उच्चारण अवस्था के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसमें कौन सा प्रयत्न होता है? तो दोस्तों, अब बात आ गई मुख से बाहर निकलने की अवस्था, तो कौन सा प्रयत्न हो जाएगा? बाह्य प्रयत्न। अगर मुख के अंदर होने वाली चेष्टा पूछी तो वो कौन सी हो जाएगी? अभ्यंतर प्रयत्न। तो अपना 21वें का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन दोस्तों, बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 5, 10, 11 और 21। तो दोस्तों, बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं, और अभ्यंतर प्रयत्न के कितने होते हैं दोस्तों? 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बाह्य प्रयत्नों का समूह कौन कौन सा है? तो दोस्तों, अपने को याद रखना, जिस प्रकार अपन ने अभ्यंतर प्रयत्न पर विशेष क्वेश्चन देखे, उसी प्रकार बाह्य प्रयत्नों के क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण बन रहे हैं। बाह्य प्रयत्नों का समूह है विवार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदित, सुरित। तो कितने हो गए दोस्तों? 11। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ये सभी कौन से होते हैं? बाह्य प्रयत्न। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
हस प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हस प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न होगा। तो दोस्तों अपने को ध्यान याद रखना है, प्रयत्न के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण प्रत्याहार पढ़ेंगे, एक तो हर्ष और एक खर। दोस्तों हर्ष के अंतर्गत आता है ये, वे, रे, ले और है, और इसके अलावा सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। और खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है से और सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण। तो अपन की बात चल रही है हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत। तो दोस्तों हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत अपन ने एक विशेष सूत्र पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत अपने को हर्ष और खर दोनों प्रत्याहारों से संबंधित अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं इस क्वेश्चन से संबंधित। दोस्तों बाह्य प्रयत्नों के जोड़े हैं वो एक साथ आएंगे। जैसे संवार के साथ हमेशा क्या आएगा, नाद आएगा। देखो अगर ऑप्शन के आधार पर करें तो ये कभी भी नहीं होगा। उसके अलावा उदात्त, महाप्राण ये कभी भी साथ नहीं आएंगे। इसके अलावा अपन श्वास ये बात करते हैं, अगर श्वास और नाद है ये भी कभी साथ एक साथ नहीं आएंगे दोनों। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। ये तो अपन का तरीका था ऑप्शन के आधार पर, क्योंकि अपन को पता है कि श्वार और विवार इन दोनों में से एक आएगा। इसके अलावा नाद या श्वास इन दोनों में से एक आएगा। ये दोनों कभी साथ नहीं आएंगे। नाद और श्वास कभी साथ नहीं आएंगे। घोष और अघोष कभी साथ नहीं आएंगे। अल्पप्राण और महाप्राण कभी साथ नहीं आएंगे। तो अपने को देख लेना, अगर ये साथ दिए हुए हैं तो उनको ऑप्शन से अपने आप क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। अगर अपन सीधा ट्रिक या सूत्र के हिसाब से देखें तो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत सूत्र है स्वारा नादा घोषा, यानी हर्ष प्रत्याहार है जिसका अपन को सीधे याद रखना है। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत होता है स्वार, नाद और घोष, ये क्रम आएगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा एक। अगले क्वेश्चन दोस्तों, खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न होगा। अभी अपन ने पढ़ा है कि हर्ष में होता है संवार, नाद, घोष। तो इसमें संवार तो कहीं आना ही नहीं चाहिए, ये संवार है गलत है, ये संवार है गलत है। इसके बाद संवार, नाद, इसमें नाद आ गया, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी, विवार, श्वास और अघोष। तो खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न कौन सा होगा, विवार, श्वास और घोष। खर प्रत्याहार के अंतर्गत अपन ने पढ़ा है कौन कौन से होते हैं, से और पहला और दूसरा वर्ण सभी वर्गों के। अगले क्वेश्चन दोस्तों, महाप्राणों वर्णों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 11, 12, 14 और 18। तो दोस्तों महाप्राणों की संख्या होती है 14। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ऑप्शन है 14, 19, 21 और 25। तो दोस्तों अल्पप्राणों की संख्या होती है 19। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्गों के प्रथम, तीसरी और पांचवी ध्वनियाँ। तो दोस्तों पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि ये होती है अल्पप्राण ध्वनियाँ। कौन सी होती है दोस्तों, अल्पप्राण ध्वनियाँ। अगले क्वेश्चन दोस्तों, वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ एवं षल ध्वनियाँ होती है। दोस्तों पहली, तीसरी, पांचवी तो अल्पप्राण हो गई, तो दूसरी और चौथी कौन सी हो जाएगी, महाप्राण। अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु की आवश्यकता होती है उसे दोस्तों पूछा गया है भीतर से कम वायु। तो महाप्राण, अल्पप्राण, स्वार और नाद 4 ऑप्शन है। अपने को अल्प पूछी है या कम पूछी है, तो अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु की आवश्यकता पड़ी है, तो ऑप्शन है महाप्राण, अल्पप्राण, विवार और श्वास। दोस्तों अल्पप्राण का मतलब तो कम होता है, तो अधिक वायु के लिए कौन सा हो जाएगा, महाप्राण। अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन दोस्तों, थे का बाह्य प्रयत्न होगा।
दोस्तों सबसे पहले तो अपने को देखना है कि थे वो किस वर्ग का कौन सा वर्ण है, अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है। तो थे दोस्तों अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है और वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, वो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आता है या खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि थे वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? खर प्रत्याहार के अंतर्गत। तो खर का अपन ने पढ़ा था। जैसे हर्ष का कौन सा हो गया दोस्तों? संवार नाद घोष। तो इसमें संवार नाद और घोष नहीं आना चाहिए। तो घोष, घोष और घोष इनको डिलीट कर दो। तो पीछे कौन सा बच गया? विवार, श्वास, एगोश और महाप्राण। तो अपने राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देह का बाह्य पर्यतन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन को पता करना है कि देह किस पर्यतन के अंतर्गत आता है। हर्ष के अंतर्गत आता है, हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आता है या खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा है कि हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देह कितने नंबर का है? हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। तो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत अपने को ध्यान रखना है कौन कौन नहीं आने चाहिए, वो अपन को डिलीट कर दो। संवार आ सकता है, नाद आ सकता है, घोष आ सकता है। तो अघोष वाला डिलीट कर दो, ये भी अघोष है। इसके अलावा संवार, नाद, घोष और संवार और विवार तो साथ आ ही नहीं सकते, ये तीनों डिलीट। तो अपने राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन दोस्तों, मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान है उनमें उध्रुव भाग से बोले जाने वाले स्वर की संज्ञा होगी। दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं अपने के मुख के जो भीतर भाग है उनमें उध्रुव भाग से बोले जाने वाले स्वर की संज्ञा होगी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, उदात, अनुदित, अनुदात, स्वरित और विवार। दोस्तों स्वरों में विवार का तो कोई काम ही नहीं है, अपने ऑप्शन तीन ही देखने हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। तो दोस्तों उध्रुव भाग में जो वर्ण या स्वर की बोले जाते हैं उनकी संज्ञा है वो उदात होती है। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगले क्वेश्चन दोस्तों, कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान के निम्न भाग से उच्चरित स्वर की क्या संज्ञा होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, उदात, अनुदात, स्वरित और उपयोग सभी। तो दोस्तों अपन ने पूर्व क्वेश्चन में पढ़ा है जो उच्च भाग या उध्रुव भाग से बोले जाने वाली है ये उसे उदात कहते हैं। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अनुदात। यानी जो निम्न भाग से बोले जाने वाली स्वर है उनकी संज्ञा कौन सी होती है? अनुदात। अगले क्वेश्चन दोस्तों, जहाँ उदात और अनुदात दोनों का समाहार होता है, जहाँ उदात और अनुदात दोनों का समाहार होता है उस अच या स्वर की क्या संज्ञा होती है? दोस्तों जहाँ उदात भी होगा और अनुदात भी होगा, ऐसी स्थिति में ए या बे दोनों नहीं लिख के कौन सा अपन ने नया नाम दिया है संस्कृत पाणिनि ने? स्वरित। यानी जहाँ उदात का सम और अनुदात दोनों का क्या होता है? समाहार होता है। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। दोस्तों तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से दिए गए हैं, इनका बाह्य पर्यतन पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन इसकी बात करते हैं कि ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये अपन ने पढ़ा है कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? खर प्रत्याहार के अंतर्गत। तो अपन इनकी बात ऑप्शन के आधार पर इनको करें तो श्वार और विवार कभी साथ नहीं आएंगे, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद दोस्तों श्वास और घोष ये भी कभी साथ नहीं आएंगे, क्योंकि श्वास तो क्या किसके साथ आता है? हमेशा ही एक घोष के साथ आता है। और घोष के साथ कौन सा आता है? नाद आता है। तो अपने ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन दोस्तों, देह का बाह्य पर्यतन होगा। क्वेश्चन है देह का बाह्य पर्यतन
होगा। तो सबसे पहले अपन का वही काम है, अपन को सबसे पहले देखना है कि दे है वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो अपन ने देखा है कि दे हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों एक बार वापस बता दूं, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ये अपन को मालूम चलता है कि तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके अलावा है, ये, वे, रे, ले, अगर ये वर्ण है तो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। तो दे अपन देखते हैं कि हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? स्वर, नाद, घोष। तो अपन को देखना है कि कहाँ स्वर और नाद घोष का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखते हैं, स्वर, नाद, घोष। तो अपने यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को अपन ऑप्शन के आधार पर करें तो समास के साथ घोष नहीं आएगा, ये गलत है। संवार के साथ समास नहीं आएगा, ये गलत है। और विवार के साथ कभी भी नाद नहीं आएगा, ये गलत है। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। दोस्तों अपने को केवल जोड़ा याद रखने से भी अपना क्वेश्चन हो सकता है। अपने को जोड़ा याद रखना है, संवार, नाद, घोष, ये हमेशा साथ आएंगे। विवार, श्वास और एघोष ये हमेशा साथ आएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 6 का बाह्य प्रयत्न नहीं है। अपने को अब की बार पूछा है नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन के आधार पर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा अपनी ट्रिक में। इसमें आपको पता है कौन कौन से साथ आएंगे, विवार, श्वास और एघोष ये हमेशा साथ आते हैं। तो कौन सा नहीं होगा? नाद नहीं होगा, क्योंकि अपन को पता है एक से ज़्यादा ऑप्शन राइट हो नहीं सकते। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, जे का बाह्य प्रयत्न नहीं है। दोस्तों ये अब की बार उल्टा हो गया। जैसे संवार है, नाद है और इनके साथ अपना अब क्या आएगा? घोष आएगा। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। दोस्तों अपनी ट्रिक है वो हर क्वेश्चन में काम कर रही है। बाह्य प्रयत्नों में गणना नहीं होती है। दोस्तों अपने को देखना है बाह्य प्रयत्न, संवार बाह्य प्रयत्न है, विवार भी बाह्य है, नाद भी बाह्य है, लेकिन संवर्त ये अभ्यंतर प्रयत्न है। और ये हस्व एक का अभ्यंतर प्रयत्न है। और ये प्रयोग दशा में या उच्चारण अवस्था में काम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। ये अपन ने प्रत्याहारों के मॉडल पेपर में पढ़ा था। जस प्रत्याहार के अंतर्गत तीसरे वर्ण आते हैं। और तीसरे वर्ण अपन को पता है किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? हस प्रत्याहार के अंतर्गत भी तीसरे वर्ण आते हैं। तो हस के लिए अपन का कौन सा हो गया? देख दोस्तों, संवार, नाद और घोष। इसके अलावा संवार, नाद, घोष कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। तो बाकी सारे ऑप्शन क्या हो गए? गलत। अपना पहला ऑप्शन क्या हो गया? राइट। दोस्तों ये तो थे राजस्थान की विशेष परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन। अब देखते हैं यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चन। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 2, 3। तो दोस्तों अभ्यंतर प्रयत्न अपन ने पढ़ा है 5 प्रकार के होते हैं। इतने सरल क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईषत् स्पष्ट प्रयत्न है। स्पष्ट व्यंजनों का, अंत्यस्थ व्यंजनों का, ऊष्म का या स्वरों का। तो दोस्तों स्वरों का अपन ने पढ़ा है कौन सा होता है? विवर्त होता है। ऊष्म वर्ण है, इनका होता है ईषत् विवर्त। अंतस्थ है, इनका होता है ईषत् स्पष्ट। और इनका होता है स्पष्ट। तो अपना ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? बी। धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार हमारे और मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए।